हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास बेसिक कंसेप्ट पे आज ये हम लोग की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग ये तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग समाज और समुदाय को कंप्लीट कर लिया है और आज हम समिति को समझेंगे। इसके बाद से जब ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम संस्था पढ़ेंगे और उसके बाद संस्कृति। तो इस तरीके से हम लोग की बेसिक मेन चीज़ें बेसिक में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद से हम लोग एडवांस पे चलेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग समिति को समझ लेते हैं कि समिति है क्या। और जब हम समिति चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम समाज और समुदाय में अंतर तो बता दिए हैं, फिर समिति और समुदाय में अंतर बता देंगे और उसके बाद से संस्था पढ़ लेंगे तो संस्था और समिति में अंतर बता देंगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ से भी इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं समिति को कि समिति कहते किसे हैं। तो समिति जो है जब कुछ लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक समूह का संगठन करते हैं और फिर उसके लिए कुछ नियम कानून बनाते हैं और फिर उस निश्चित उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कि लोगों का संगठित होना और एक संगठन बनाना, फिर एक निश्चित उद्देश्य तय करना, फिर उसके लिए कुछ नियम कानून बनाना, तो ये पूरी एक प्रक्रिया जो है समिति कहलाती है। और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर उस समिति को या उस संगठन को हम भंग कर देते हैं। तो ये प्रायः हमें अपने आसपास दिखाई देता है कि समिति का निर्माण होता है और फिर जैसे ही वो पर्पज या गोल कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो फिर हम उस समिति को वहाँ से विस्थापित कर देते हैं, मतलब कि उस भंग हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक सामान्य मीनिंग निकलता है। अब हम लोग इसे देखते हैं कि समाजशास्त्री लोग इसे क्या कहते हैं। क्या समाजशास्त्र में भी इसे ही हम समिति कहते हैं या फिर समिति का अलग वहाँ पे कोई मीनिंग निकलता है। क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि जिसे हम समाज समझ रहे थे और जिसे हम समुदाय समझ रहे थे उससे अलग समाजशास्त्र में समाज और समुदाय को समझा जाता है। तो क्या समिति के साथ भी ऐसा ही है या फिर जो हम समझते हैं वही समाजशास्त्र भी समझता है। ठीक है, तो समिति के एक नॉर्मल मीनिंग को देखें तो हम कहेंगे कि जब समाज में व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर किसी संगठन का निर्माण करते हैं तब हम उसे समिति कहते हैं। यानी कि जब समाज में व्यक्ति यानी कि जो भी लोग हैं समाज में, वो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कोई एक विशेष उद्देश्य कि हमें इस चीज़ को पूरा करना है, हमें ये प्रोग्राम करना है, इस तरीके का कोई एक उद्देश्य बनाते हैं और फिर उस उद्देश्य से प्रेरित होके एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो उस संगठन को ही हम समिति कहते हैं। ठीक, जैसे कि शैक्षणिक समिति, ये शिक्षा समिति लिखा है, शिक्षा समिति शैक्षणिक दोनों एक ही है। ठीक है, शैक्षणिक समिति, मनोरंजनात्मक समिति, आर्थिक समिति, व्यापारिक समिति, राजनैतिक समिति, इस तरीके की बहुत सारी समितियां होती हैं जो कि किसी एक पर्पस से बनती हैं और फिर वो अपने उस पर्पस को एक निश्चित दायरे में रह के उसको पूरा भी करती हैं। तो हम इसको समिति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग, मतलब समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग कि वो लोग समिति को अपने शब्दों में कैसे बताते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैकलॉम पेज को। ठीक, मैकलॉम पेज क्या कहते हैं? तो मैकलॉम पेज कहते हैं कि समिति जो है व्यक्तियों का एक समूह है। क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जिसे एक सामान्य उद्देश्य
या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया है। मतलब क्या निकलता है कि यह व्यक्तियों का समूह होता है, और जब भी कोई चीज़ अगर व्यक्तियों के समूह से बना है तो इसका मतलब कि वह मूर्त है, वो हमें दिखाई देगा। तो समिति फिर क्या हुआ? समिति एक मूर्त अवधारणा है, ठीक है। जैसे कि समुदाय एक मूर्त अवधारणा में आता है, ठीक है, समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, वैसे ही समिति क्या है? समिति भी एक मूर्त अवधारणा है, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि यह व्यक्तियों के समूह से मिलके बनता है और जिसका एक सामान्य, यानी कि जिसका या तो एक उद्देश्य होता है, जो या तो उसका एक उद्देश्य होता है जो सब लोग ने मिलकर निर्धारित किया है, या फिर कई उद्देश्य होते हैं और फिर उसको पूरा करने के लिए वह ग्रुप संगठित होता है, वह समूह संगठित होता है, और इसी संगठन को हम समिति कहते हैं, ठीक। जैसे आप पहले परिभाषा देख लीजिए, फिर हम आप लोगों को उदाहरण देकर समझाते हैं। आप लोग को समिति में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। एक तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में दिखाई देती है, ऊपर से जब मैं इसको एग्जाम्पल देके बता दूंगी तो फिर कहीं कोई परेशानी रह नहीं जाएगी। रही बात याद करने की, तो देखिए हम मैकान पेज की परिभाषा को कैसे याद करेंगे। तो मैकान पेज की परिभाषा को याद करने के लिए हमें ध्यान देना है कुछ शब्दों पे। देखिए ये बोलते हैं ना कि या तो एक सामान्य उद्देश्य होता है, ठीक, जब किसी परिभाषा में ये आ जाए कि एक सामान्य उद्देश्य, या फिर आए कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, या तो एक उद्देश्य या फिर उद्देश्यों, ऐसे शब्द का प्रयोग जब किसी परिभाषा में हुआ रहेगा तो वो परिभाषा किसकी रहेगी? वो परिभाषा मैकान पेज की रहेगी। तो इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे याद कर लेंगे, मैकान पेज की परिभाषा, कि जब परिभाषा में लिखा रहे कि एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति, ऐसे शब्द का यूज है, इट्स मीन कि वो मैकान पेज की परिभाषा है, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे, और हम आगे भी अभी आप लोग को बता दे रहे हैं कि फेयरचाइल्ड या बोगार्डस, इन लोगों की परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे। अब हम अगला देखेंगे कि फेयरचाइल्ड क्या बताते हैं। देखिए मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे तो पता रहता नहीं है कि आप लोग को स्क्रीन के उस पार स्क्रीन कैसी दिख रही है, कौन सा कलर समझ में आ रहा है, कौन सा कलर ना समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग को कोई मतलब दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम अगली बार उस स्क्रीन को लेके नहीं आएंगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि फेयरचाइल्ड क्या बोलते हैं। तो फेयरचाइल्ड बताते हैं कि समिति एक संगठनात्मक समूह है। ये भी वही बात बोलते हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं कि समिति एक संगठन है। किसका संगठन है? व्यक्तियों का। ये भी तो वही बात बोल रहे हैं कि समिति एक संगठनात्मक समूह है। समूह का मतलब व्यक्ति ही तो रहेंगे, तो यानी कि व्यक्तियों का एक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, ठीक। इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं, ठीक। ये इनकी परिभाषा है। हम पहले मीनिंग समझ ले, फिर हम बताते हैं कि इसे आप लोग याद कैसे करेंगे। तो इसकी मीनिंग में हम ये देख रहे हैं कि ये भी व्यक्तियों का समूह ही बता रहे हैं समिति को, और ये भी यही बता रहे हैं कि हाँ इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। लेकिन ये अलग क्या बता रहे हैं? ये अलग ये बता रहे हैं कि इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा होता है, यानी कि इसका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए ये लोग खुद अपना नियम कानून बनाते हैं, ये खुद एक रोड मैप तैयार करते हैं, फिर उस रोड मैप के अकॉर्डिंग, उस नियम कानून के अकॉर्डिंग, उस कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग ये लोग उस पे काम करते हैं और फिर उस गोल को अचीव करते हैं या फिर उस प्रोग्राम को कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग उदाहरण ले सकते हैं, जब नवरात्रि आती है अक्टूबर नवंबर वाली, और दुर्गा जी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं ना बहुत सारी, तो दुर्गा समिति बनती है उस समय।
हर मोहल्ले में, ब्लॉक में ऐसे करके दुर्गा समिति बनती है। तो वो जो समितियां बनती हैं जिसमें आप लोग बहुत सारे लोग पार्ट भी लेते होंगे, तो वही तो ये समिति है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लोग जो है पहले ये चर्चा करते हैं कि इस बार भी दुर्गा जी रखी जाएंगी, और इस बार दुर्गा जी हम लोग जो है माचिस की तिल्ली वाली बनवाएंगे, या फिर इस बार हम लोग जैसे चावल के उससे जो कवर होता है धान का जो, तो उससे भी दुर्गा जी बनती हैं। फिर रुई से भी बनने लगी हैं। कुछ लोग जो है मिट्टी का ही बनवाते हैं, कुछ लोग उसमें प्लास्टिक भी डलवा, मतलब अलग अलग। उसमें होता क्या है ऐसा बना देने से कि एक चर्चा का विषय होता है कि वहाँ की दुर्गा जी तो शीशा से बनी है, वहाँ के, जबकि दिखता नहीं है जब हम लोग जाते हैं तो, लेकिन एक जो है सबका एक विशेष करने की कोशिश रहती है, तो इस तरीके से वो लोग वैसा बनाते हैं। तो ये पहले एक चर्चा हो गई कि इस बार हम लोग दुर्गा जी इस चीज़ का बनवा के ले आएंगे। उनकी जो है इतनी फीट की लंबाई रहेगी, यहाँ से यहाँ तक का सजावट रहेगा, और जो है इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस बार दुर्गा जी को यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ स्थापित करेंगे। इस तरीके की पूरी एक रोड मैप तैयार हो गई, पूरी एक चर्चा हो गई। रोड मैप नहीं, इसको हम एक चर्चा कहेंगे, यानी कि एक उद्देश्य निश्चित हो गया। तो जब उद्देश्य निश्चित हो गया और सब लोग संगठित हो गए कि इसमें इतने इतने लोग शामिल रहेंगे और सबका काम बांट दिया जाएगा। ये अध्यक्ष रहेंगे, ये सचिव रहेंगे, ये उप सचिव रहेंगे, और ये खजांची का काम देखेंगे, ये प्रशासन का काम देखेंगे, ये टेंट वेंट का काम देखेंगे। इस तरीके के सबके काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये जो पूरा उन लोगों ने एक ढांचा तैयार किया, तो क्या इसमें कहीं बाहरी हस्तक्षेप दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो पूरी तरीके से उन लोगों का होता है। जो लोग उसमें कार्यकर्ता होते हैं, जो भी लोग उसमें शामिल होते हैं, वो पूरी उनकी होती है प्लानिंग, और पूरी तरीके से उन्हीं के देख रेख में वो पूरा प्रोग्राम चलता है। वो 6 दिन 7 दिन जितने दिन चलता है, तो वो जो संगठन होता है उसको समिति कहते हैं। और वो जो पूरी प्रक्रिया होती है जो कि वो लोग स्वतः खुद ही करते हैं, ऑटोनोमस उसमें उन लोग का होता है, उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसी को तो हम प्रशासकीय ढांचा कह रहे हैं। उसी को तो हम कह रहे हैं कि वो लोग आत्मनिर्भर हैं, यानी कि खुद निर्णय ले रहे हैं, स्वयं निर्णय ले रहे हैं। और उनका प्रशासकीय ढांचा है, उसमें पूरा एक हायरार्की बना हुआ है कि इस पोस्ट पे कौन है, इस पोस्ट पे कौन है, इस पोस्ट पे कौन है। तो और कार्यकर्ता भी हैं वहाँ पे। तो फेयर चाइल्ड का ये कहना है कि एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जो उसी की पूर्ति के लिए बनता है, और उस समूह का एक अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा होता है, और उसके कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, फेयर चाइल्ड में क्या है? चाइल्ड है, बच्चे का नाम आ गया। बच्चा कहने के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है सिर्फ, बाकी करवाता वही है जो वो चाहता है। उससे आत्मनिर्भर तो कोई होता ही नहीं है। वो जो चाहते वही होता है, उनसे आत्मनिर्भर कोई नहीं है। वो अगर रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी उन्हें आइसक्रीम खानी है तो फिर उन्हें खानी है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें जो खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए, जो खाने को चाहिए वो खाने को चाहिए, नहीं तो पूरा घर आसमान पे उड़ा लेंगे, रोड पे ही लौटने लगेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो हमें तो लगता है सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर वही है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे आप इनको, चाइल्ड को बच्चे से जोड़ के और आत्मनिर्भर शब्द को पकड़ के इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे ऐसे ही याद किया है। ठीक, अब हम बात करते हैं बोगार्डस की, कि बोगार्डस क्या बोलते हैं। तो बोगार्डस कहते हैं कि सामान्यतया किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को ही समिति कहते हैं। ठीक, ये क्या बताते हैं कि किसी उद्देश्य को
प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का एक समूह बनता है और जो वो समूह जो है मिलकर उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक, व्यक्तियों का एक समूह होता है, उनके पास एक निश्चित उद्देश्य होता है और वो पूरे समूह के लोग मिलकर उस कार्य को करते हैं, तो उसे हम समिति कहते हैं। कौन ऐसा कह रहा है? ऐसा बोगार्डस कह रहा है। इनको हम कैसे याद करते हैं? देखिए, अगर आए कि मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं तब भी बोगार्डस, और मिलजुल कर काम करते हैं ऐसे भी पूछ दे रहा है कभी कभी, मिलजुल कर काम करते हैं तब भी बोगार्डस। तो बोगार्डस क्यों? क्योंकि हम बोगार्डस को आपको बताए थे ना कि गार्ड लोग जो होते हैं तो समुदाय में बताए थे कि उनको जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये गार्ड लोग क्या करते हैं? सबसे मिलके ही तो रहते हैं ना। अगर सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, इनके मन में हम की भावना है समुदाय के प्रति, तो समिति में भी तो ये मिलजुल कर ही काम करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे याद किया है, आप भी ऐसे याद कर लीजिए। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो बोगार्डस जो है जो परिभाषा देते हैं उसमें कौन सा शब्द है? मिलकर या मिलजुल कर, ठीक, काम करते हैं। अब हम बात करेंगे गिलिन एंड गिलिन की, कि गिलिन एंड गिलिन क्या बताते हैं। तो गिलिन एंड गिलिन देखते हैं कि क्या बताते हैं। तो गिलिन एंड गिलिन बताते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है, यानी कि ये भी यही बता रहा है कि व्यक्तियों के समूह से बना है, यानी कि एक संगठन है, यानी कि ये मूर्त है, ठीक, जिसमें व्यक्ति किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए, किन्हीं का मतलब किसी भी हो सकता है, किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं तथा जो कुछ मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्य प्रणालियों के द्वारा व्यवहार करते हैं। द्वारा होगा ना, तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जो है समिति व्यक्तियों का एक समूह है, एक संगठन है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस समिति में कुछ ऐसी कार्य प्रणालियाँ होती हैं जो कि उस समिति द्वारा मान्य होती है, उस संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। उसी कार्य प्रणालियों को फॉलो करके, अनुसरण करके हम उस निश्चित उद्देश्य को पूरा करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, गिलिन एंड गिलिन में हम क्या इसे याद करेंगे कि कुछ मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्य प्रणाली, कुछ मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्य प्रणाली अगर शब्द आ रहा है समिति की परिभाषा में तो हम बोलेंगे कि ये परिभाषा गिलिन एंड गिलिन की है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। आप लोग को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि कुछ इसमें है नहीं। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आप इजीली कर लेंगे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है, और जो नहीं पता है वो मैं बता दे रही हूँ और क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए आगमन नियमकॉफ क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो समिति होती है वो किसी निश्चित स्वार्थ से बनती है और उसका उद्देश्य उस निश्चित स्वार्थ को पूरा करना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि दुर्गा समिति में क्या होता है कि एक निश्चित उद्देश्य होता है ना कि दुर्गा जी रखनी है। सरस्वती जी की जब हम लोग मूर्ति स्थापित करते हैं तो उस समय भी जगह जगह पे सरस्वती जी की मूर्ति रखी जाती है, गणेश पूजा के समय पे गणेश जी की रखी जाती है। तो ये जो समितियाँ बनती हैं, देखिए समितियाँ बहुत होती हैं लेकिन मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे खुद को, ठीक है। तो ये जो समितियाँ होती हैं
तो इसका एक निश्चित स्वार्थ तो होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये इसके लिए नहीं बनाते हैं बल्कि इसलिए बनाते हैं कि समाज में शिक्षा बढ़े। ऐसा तो है नहीं, ये उद्देश्य तो होता नहीं है। लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये तो उद्देश्य है नहीं। वो बाय प्रोडक्ट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन विशेष उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम जो है एक धार्मिक कार्य करें, दुर्गा जी की स्थापना करें, एक मनोरंजन भी हो जाए और धार्मिक कार्य भी हो जाए। तो इसका एक विशेष स्वार्थ होता है और उसी स्वार्थ को पूरा करना ही इसका उद्देश्य है। अपने जो सदस्य होते हैं उनकी इच्छाओं की संतुष्टि करना ही इसका उद्देश्य है, इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब आगमन निम्नकॉफ की परिभाषा कैसे याद करेंगे? तो आगमन निम्नकॉफ की परिभाषा में विशेष स्वार्थ, ये शब्द स्पेशल है कि इसमें विशेष स्वार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब विशेष स्वार्थ आए किसी भी समिति की परिभाषा में तो आप उसे क्या मानेंगे? आप उसे आगमन एंड निम्नकॉफ की परिभाषा मानेंगे। ठीक है, आप फिर वहाँ पे आगमन निम्नकॉफ ही लगाएंगे। मैं कोई भी चैप्टर लेके आती हूँ तो मुश्किल से 4 या 5 परिभाषा ही लेके आती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि परिभाषाएं इतनी ही हैं, परिभाषाएं काफ़ी हैं और सबको लेके आना मतलब इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं इतना ही लेके आती हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन सेशन तो कराऊंगी ही, तो जब मैं उसमें कराऊंगी तो बाकी क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये मैं आप लोग को हर बार इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आप लोग बिल्कुल उसके लिए परेशान ना होइए, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। अगर वो यहाँ समझ में आ रहा है तो जब मैं क्वेश्चन सेशन कराऊंगी तो वहाँ भी समझ में आएगा। आपको किसी भी टॉपिक से कुछ भी छूटेगा नहीं, ना सिर्फ रटवाने के दृष्टिकोण से बल्कि कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तो हम लोग एडवांस में भी चलेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक, अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं की कि समिति की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी पहली विशेषता देखते हैं कि इसकी पहली विशेषता क्या है। तो समिति व्यक्तियों का संगठन है। ये बात तो आप लोग को अच्छे से पता है कि समिति व्यक्तियों का संगठन है, ये व्यक्तियों के समूह से ही मिलके बनता है। तो चूंकि ये व्यक्तियों के समूह से मिलके बनता है इसीलिए हम इसको मूर्त अवधारणा कहते हैं। और ये क्यों बनता है? क्योंकि इसका चूंकि एक निश्चित उद्देश्य होता है इसलिए व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होता है। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है, ये तो मैं शुरू में भी बताई हूँ, सारे समाजशास्त्री लोग आपको यही बता रहे हैं तब से। अब देखते हैं निश्चित उद्देश्य। इसमें भी हमें नहीं लग रहा है कि आपको कुछ बताना है। कोई भी समिति अगर बनती है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य जरूर रहेगा जिसके लिए वो बनती है। ठीक, अब ये देखिए, समितियां विचार पूर्वक स्थापित की जाती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। कोई भी समिति जब उसका एक निश्चित उद्देश्य है तो इसका मतलब कि उस पर पहले विचार किया गया है, चर्चा किया गया है, फिर उसके बाद से उसको मूर्त रूप में लाया गया है कि हाँ अब ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा और आज से जो हम समिति की स्थापना करते हैं और फिर अपने इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि ये जो समिति बनती है इस पे पहले विचार विमर्श हुआ रहता है। ये विचार की हुई स्थापित प्रक्रिया है, ये समाज की तरह या समुदाय की तरह स्वतः नहीं बनता है कि इसका निर्माण स्वतः हो गया, नहीं। इसको जानबूझकर सोच समझ के समिति की स्थापना की जाती है, समिति बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए चौथा देखते हैं क्या है। तो नियमों पर आधारित समिति जो है नियमों पर आधारित होती है। ऐसी कोई समिति नहीं होती जिसका अपना नियम कानून नहीं होता, बस एम ए बन गई और एक सोच लिया कि ये काम करना है लेकिन कैसे करना है ये पता ही नहीं है। नहीं, इन लोगों का अपना एक नियम होता है, खुद के एक कानून और कार्य प्रणाली होती है। यही रीजन है कि फेयर चाइल्ड अपनी परिभाषा में बताते हैं कि इनका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा होता है।
तो वो इसलिए होता है क्योंकि इनके पास अपना नियम होता है, अपनी कार्य प्रणालियाँ होती हैं, उसी के तहत ये काम करते हैं। और इसी नियम के ही वजह से हम बात करते हैं कि समिति के दो रूप होते हैं, एक है मूर्त स्वरूप और एक है अमूर्त स्वरूप। मूर्त क्यों? मूर्त इसलिए क्योंकि ये व्यक्तियों से मिल के बना है। तो जब व्यक्तियों से मिल के बना है तो फिर ये तो ऐसे ही मूर्त हो गया। और अमूर्त कैसे? क्योंकि इसकी अपनी खुद की कार्य प्रणाली है। ठीक, जब इसकी खुद की कार्य प्रणाली है, आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो इसकी खुद की कार्य प्रणाली है। ठीक, इसलिए यह अमूर्त है। और चूंकि यह व्यक्तियों से मिलके बना है इसलिए यह अमूर्त है। ठीक, तो ये है नियमों पे आधारित के अंतर्गत कि इसको हम मूर्त स्वरूप और अमूर्त स्वरूप क्यों कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पदाधिकारियों की व्यवस्था। तो किसी भी समिति में एक हायरार्की होती है और उसी के अकॉर्डिंग कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि उसमें एक अध्यक्ष रहते हैं, उपाध्यक्ष भी रहते हैं, सचिव भी रहते हैं, उप सचिव भी रहते हैं, सब पूरी एक हायरार्की होती है। और उसमें काम बटा होता है कि प्रशासन का कार्य कौन देखेगा और लोगों मतलब जो उस काम के लिए पैसा भी तो इकट्ठा करना होगा ना, तो फिर चंदा कौन इकट्ठा करेगा, लोगों से संपर्क कौन करेगा, इस समिति के बारे में सबको बताएगा कौन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का काम कौन करेगा, मार्केटिंग का काम कौन देखेगा। जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उस समय व्यवस्था कोई ना गड़बड़ाए, ये काम कौन देखेगा। फिर जो वहाँ पे उस दिन या उस समय के बीच में जो जितने दिन वो प्रोग्राम चल रहा है या जितने दिन समिति उस पे काम कर रही है, तो वहाँ की कानून व्यवस्था कौन देखेगा। इस तरीके से सबका कार्य बटा होता है, इसीलिए वहाँ पे हायरार्की भी होती है, पदों की मतलब एक हायरार्की होती है, पदाधिकारी की व्यवस्था होती है। ठीक, ऐच्छिक सदस्यता। देखिए, जो समितियां होती हैं उसका सदस्य बनने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हमारी इच्छा है तो हम बन सकते हैं सदस्य, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम उसके सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी उद्देश्य से मिलके बन रहा है तो हमारा उस उद्देश्य से कोई लगाव भी तो होना चाहिए ना, हमारा भी तो पर्पज उससे जुड़ना चाहिए। मान लीजिए कि हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं और कोई दुर्गा समिति बना रहा है, तो फिर क्या हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के उस समय पे हम 10 दिन जाके और उस दुर्गा समिति में काम करेंगे? नहीं, हम ये लगेगा हम 10 दिन में बहुत पीछे हो जाएंगे, हमें उस समिति में नहीं जाना है। तो इसी तरीके से और भी जो है राजनीतिक समितियां हैं, राजनीतिक समितियां बन रही हैं, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है वो तो उसमें जाएंगे। लेकिन आप ये कहिए कि मैं भी उसमें चली जाऊं या और भी जो लोग हैं जिनको राजनीति से कोई लगाव नहीं है वो भी उसमें सदस्य बन जाए, तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, उस उद्देश्य से उनका कोई लगाव नहीं है। तो इसीलिए इसकी सदस्यता जो है वो ऐच्छिक होती है। आपका मन है तो आप बनिए, आपका मन नहीं है तो आप सदस्य मत बनिए। और जबकि समाज में हम लोग क्या देखे थे कि हम जन्म से ही किसी न किसी समाज के सदस्य होते हैं, हम जन्म से ही किसी न किसी समुदाय के सदस्य होते हैं। लेकिन समिति में क्या है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक है, आपको बनना है तो बनिए, नहीं बनना है मत बनिए। ठीक, अब हम देखते हैं औपचारिक संबंध। तो समिति में जो संबंध होता है ना वो औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है। औपचारिक का क्या मतलब कि संबंध विशेष स्वार्थ के लिए बनते हैं और जैसे ही वो स्वार्थ कंप्लीट होता है हमारे रिश्ते भी उसी तरीके से पास में आते हैं और दूर चले जाते हैं। ठीक है, कोई ये अस्थाई संबंध नहीं यहाँ पे बनता है कि हम फिर एक प्राथमिक संबंध बन गया और हम अब साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये सदस्य ये कैसा होता है? औपचारिक होता है, औपचारिक संबंध। हाँ, अब मैं बता रही हूँ। देखिए, औपचारिक संबंध का ये मतलब होता है कि ये रिलेशन
फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब कि आपका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उस निश्चित उद्देश्य के लिए उस व्यक्ति विशेष से मिलते हैं और उतने तक ही उससे संपर्क रखते हैं। ये संबंध चाहे आपका 10 दिन से हो और चाहे आप 2-4 साल से समय स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आपका ये संबंध औपचारिक ही कहलाएगा जब तक कि आप सिर्फ स्वार्थवश ही मिलते हैं और उसके बाद से आपका उस रिलेशन से कोई मतलब नहीं रहता है। ये मैं आप लोग को जब नगरीय समुदाय पढ़ाई थी और उत्तर औद्योगिक समाज तब भी मैं बताई थी कि औपचारिक संबंध क्या होते हैं। औपचारिक संबंध का मतलब ही होता है कि हम किसी स्वार्थ विशेष से ही जुड़ते हैं और हमारा वो काम जब हो जाता है तो फिर हम उस रिलेशन से अलग हो जाते हैं। चाहे हम ऑफिस में कहीं काम कर रहे हों, चाहे हम किसी संस्था में काम कर रहे हों, हमारा जो है एक उद्देश्य होता है, इसलिए हम उससे, संस्था से, उस समिति से, उस संगठन से जुड़े रहते हैं। बाकी हमारा उसमें कोई इमोशनल लगाव नहीं होता है कि हम इसलिए शामिल हो गए क्योंकि ये जो है हमारे मतलब बहुत करीबी हैं और मैं इनको हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ। वहाँ पे सब अपने स्वार्थ के लिए ही जुड़ते हैं। तो इस तरीके के संबंध को हम औपचारिक संबंध कहते हैं। और अनौपचारिक संबंध वो होता है जहाँ पे हम एक सिस्टम के तहत नहीं मिलते हैं। जैसे कि औपचारिक में क्या होता है कि जो सीनियर आए तो आप खड़े हो गए, आपको कोई काम कहना है तो आप अपने से जूनियर वाले को आपने वो काम बताया, फिर वो काम वो करके ले आया, फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। अनौपचारिक संबंधों में ये एक फिक्स हायरार्की नहीं होती है। आप किसी से भी कोई भी बात सीधे कह सकते हैं, उसमें कोई हायरार्की नहीं है कि फाइल इसी तरीके, जैसे उसमें क्या होता है औपचारिक संबंधों में फाइलों से बात होती है तो फाइल एक क्रम से होते हुए नीचे जाएंगी और फिर उसी क्रम से होते हुए ऊपर आएंगी। लेकिन अनौपचारिक संबंध में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक संबंध में हम अपने से बहुत छोटे से भी, अपने से बहुत बड़े से भी सीधे बात कर लेते हैं और कोई स्वार्थ भी नहीं होता है यहाँ पे अनौपचारिक संबंधों में। ठीक, तो इसे ही हम औपचारिक संबंध, द्वितीयक संबंध ये सब कहते हैं। जो औपचारिक है वही द्वितीयक है, जो अनौपचारिक है वो प्राथमिक है। चलिए, समिति के नाम है प्रतीक। प्रत्येक समिति का कोई न कोई नाम होता है और कोई न कोई उसका एक प्रतीक होता है। अब आप लोग समिति को नज़दीक से देखे होंगे, ये जो समितियाँ मौसम के अनुसार बनती हैं त्योहारों पे, तो वो लोग जो है अपनी समिति का कोई ना कोई नाम दे देते हैं और कोई कुछ भी प्रतीक बना लेते हैं, चाहे वो कमल का फूल बना लें या फिर किसी देवी दुर्गा का बना लें, ओम बना लें, इस तरीके से कुछ ना कुछ बनता है। ठीक, और अस्थायी प्रकृति, देखिए जो समिति की प्रकृति होती है ना वो अस्थायी होती है। जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, उस समिति का जो अस्तित्व होता है उसको खत्म कर दिया जाता है और फिर एक नए उद्देश्य के लिए एक नई समिति का गठन किया जाता है। तो इसकी प्रकृति समाज और समुदाय की तरह स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी है। इसकी सदस्यता भी ऐच्छिक है और इसकी प्रकृति भी अस्थायी है, क्योंकि ये चूंकि एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है। तो जैसे ही उद्देश्य कंप्लीट, तो फिर मतलब क्या रह गया उस समिति का, तो फिर उसको भंग कर दिया जाता है। इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। आज समिति में इतना ही लेके आए हैं, क्योंकि इसके में अगर हम अंतर लेके आए होते तो फिर चैप्टर लेक्चर मतलब काफ़ी लंबा हो जाता, और जब लंबा लेक्चर दो तो आप लोग जो है हमें लगता कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आप लोग को कोई मानसिक दबाव नहीं है, आप लोग आराम से इसे देख और समझ सकते हैं। तो क्लास ठीक है, आज इतना ही करते हैं और कल मैं आप लोग को समुदाय और समिति में अंतर और समिति की 1-2 प्रकार और कुछ चर्चाएं कि क्या परिवार समिति कहा जाएगा या फिर राज्य समिति कहा जाएगा, ये सब लेके आएंगे। उसके बाद से फिर हम लोग संस्था पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगला मतलब 1 घंटे का और लेक्चर लो तो समिति कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अगला जो लेक्चर लेंगे वहाँ पे समिति कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग संस्था पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है क्लास, थैंक यू। आप लोग को अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और क्लास अच्छा लगे तब भी बताइएगा, और कुछ कमियाँ रह गई तब भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।